औसत परमाणु भार ठीक। तो इसमें क्या होगा परिभाषा इसकी? परमाणुओं के तत्वों या परमाणुओं के क्या लिखे आप लोग? क्या बता रहे हैं? हाँ, तत्वों या परमाणुओं के समस्थानिकों के खोज के पश्चात, ठीक, तत्वों या परमाणुओं के समस्थानिकों के खोज के पश्चात यह निर्धारित करना असुविधाजनक हो गया कि जिन तत्वों के समस्थानिक होते हैं, निर्धारित करना असुविधाजनक हो गया कि जिन तत्वों के समस्थानिक होते हैं उनके किस समस्थानिक को परमाणु भार माना जाए, अतः इस समस्या के समाधान के लिए समस्थानिकों की प्रकृति में प्रतिशत उपलब्धता के आधार पर औसत परमाणु भार निकाला गया। इस आधार पर किसी एक तत्व के एक से अधिक समस्थानिक होने पर भी एक निश्चित परमाणु भार निर्धारित हुआ, जिसे औसत परमाणु भार भी कहते हैं। तो जैसा कि जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वाला, ठीक है ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वाले में हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा क्लोरीन है इसके कितने समस्थानिक थे? 2 समस्थानिक। एक क्लोरीन
35 था और एक क्लोरीन 37 था, ठीक। दोनों का परमाणु क्रमांक 17 ही होता है। 35 वाला कितना परसेंट पाया जाता है प्रकृति में? तो 75% प्रकृति में पाया जाता है, ठीक है ना। प्रकृति में कितना परसेंट? 75%, ठीक। और 37 कितना पाया जाता है? तो ये 25% पाया जाता है। ये हमारे आपके द्वारा नहीं माना गया स्टेटमेंट है, ये रियलिटी है, ठीक। बात समझी? मतलब रासायनिज्ञों ने जो है, मतलब जो रसायन विज्ञान के जानकार हैं, जिन्होंने जो है तत्वों की खोज वगैरह की, उन्होंने बताया कि क्लोरीन 37 जो है प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 25%। और क्लोरीन 35 75%। तो एक सूत्र होता है X1 N1 प्लस X2 N2 प्लस X3 N3 डॉट डॉट XN और NN। बात समझे? मतलब जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं शौक लगा लिखने के लिए हम लिखेंगे हमारा क्या कर लेंगे। अरे उसमें जितना समस्थानिक होगा उतना ही लिखना है, नहीं कि हम 3 समस्थानिक 500 लिखेंगे, ठीक। और बटे क्या हो जाएगा? X1 प्लस X2 प्लस X3, ठीक है ना। यहाँ पे 3 तक है ना, तो ये भी डॉट डॉट करके क्या जाएगा? XN तक जाएगा। बात समझ आ रही है ना? अभी डॉट डॉट हो गया, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे X1 हमारा क्या दिखाता है? उसका परमाणु भार, नहीं ये प्रतिशत दिखाता है यार, ये कितना परसेंट प्रकृति में है। X1 क्या दिखाता है? प्रकृति में कितना परसेंट है। N1 क्या दिखाता है? तो N1 दिखाता है परमाणु भार। बात समझ आ रही है? ठीक। अब हम मान रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या समस्थानिक है? 2 है ना, तो X1 X2 तक जाएंगे कि S3 तक भी जाएंगे? X1 X2 तक जाएंगे ना, क्योंकि कितना रूप है इसका? 2 रूप है। अगर 2 रूप है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे X1 N1 प्लस X2 N2 बटे X1 प्लस X2, यही ना। अब यहाँ पे X1 का मतलब क्या? प्रकृति में क्या परसेंट है? तो ये 75%, ठीक। 75% हो गया, गुणे N1 का मतलब कितना हो गया? हाँ 35, ठीक। तो 75 गुणे क्या हो जाएगा? 35 प्लस X2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 25 गुणे 37 बटे X1 प्लस X2 कर देंगे। X1 का मान कितना है यहाँ पे? 75, ठीक है ना। और X2 का मान 25। टोटल हम जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग गुणा भाग करने गुणा करेंगे तो ये गुणा करने के बाद टोटल कल कितना आया था? 1625 टोटल कितना आया था? 3550 आएगा, ठीक है ना। 3550 में जो है 100 से भाग दे देंगे, ये हमारा कट जाएगा। 355 बटे 10 करेंगे, 355 बटे 10, तो ये आ जाएगा 35.5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यही सिस्टम अप्लाई हो रहा है कि प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है, उसी के आधार पे परमाणु भार निकाला जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए सब कुछ दिया हो, प्रकृति में कितना परसेंट पाया जाता है ये ना दिया हो, तो परमाणु भार निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि औसत परमाणु भार कैसे निकलता है, ठीक। तो सीधा सीधा मामला क्या समझ में आया? अच्छा, दिक्कत कहाँ पे आई? तो औसत परमाणु भार वाली समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई? परमाणु भार की दिक्कत को लेकर, ठीक ना। मतलब जो परमाणु भार को लेकर दिक्कत थी कि मतलब परमाणु भार कैसे फिक्स किया जाए, तो एक समस्या हुई कि जैसे मान लीजिए जो एक ही है जिसका समस्थानिक नहीं है उसका तो फिक्स है, जिसका एक ही रूप है उसका तो फिक्स है, लेकिन जिसका एक से ज्यादा रूप है उसके लिए क्या है? कौन से वाले को माना जाए? क्लोरीन 17 को माना जाए, क्लोरीन 35 को माना जाए, क्लोरीन 37 को। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं क्लोरीन 37 को, कुछ लोग बोले क्लोरीन 35 को। तो ऐसे जिसको मुंह उठा के बोल दोगे मान लिया जाएगा? नहीं, ठीक। तो उसके लिए कुछ पैमाना सेट किया जाएगा। जब पैमाना सेट किया गया तो क्या पाया गया कि ऐसा करिए, कुछ कुछ क्वालिटी दोनों लोग से ले लीजिए, जो बीच वाली पॉइंट आए उसी को हम क्या मान लेते हैं? उसका परमाणु भार, औसत परमाणु भार, ठीक।
तो देखा गया कि एक सूत्र निकाला गया x1n1 प्लस x2n2 प्लस x3n3 डॉट डॉट xn ठीक बटे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। x1n1 में क्या है, x1 बताता है कि प्रकृति में कितना परसेंट वो पाया जाता है, n1 क्या बताता है कि समस्थानिक का परमाणु भार कितना है, x2 का मतलब क्या हो जाएगा वही चीज, नीचे x1 प्लस x2 मतलब प्रकृति में कितना परसेंटेज पाया जाता है वही जोड़ दीजिए और गुणा भाग करके भाग दे देंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा x1 क्या परसेंट है 75%, हमने क्या लिखा है 75। n1 का मतलब क्या, इसका परमाणु भार कितना है, तो इसका परमाणु भार कितना है 35 है ठीक। और फिर x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x2 कितना परसेंट है 25%, 25 गुणे और दूसरे क्लोरीन का परमाणु भार कितना है 37 है, तो 25 गुणे 37 बटे x1 प्लस x2 का मतलब 75 प्लस 25, तो 75 प्लस 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 और ये टोटल गुणा उड़ा करेंगे आप तो आएगा ये 3550। 3550 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। तो बोला कि ठीक है समस्थानिक भले हैं लेकिन इनका परमाणु भार जो औसत परमाणु भार के आधार पर निकाल के कह सकते हैं इनका भी एक निश्चित परमाणु भार होता है। बात समझे, यही था इसमें, क्लियर ठीक। अगली हेडिंग क्या है, ग्राम परमाणु ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है एक चीज जानते हैं चाहे द्रव्यमान लिखा जाए चाहे भार लिखा जाए दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। परिभाषा रटना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई चीज सेट हो जाए तो बहुत आसान होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं CH4, इसको क्या बोलते हैं मेथेन ठीक। यह क्या है कार्बनिक यौगिक है ठीक, कार्बनिक यौगिक है। हमको जानना क्या, कार्बनिक यौगिक नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक वगैरह क्या होता है, तो जहां पे नाम आ जाए उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए आप लोग ठीक। अब ध्यान दीजिएगा हमको पढ़ना क्या है ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे CH4 है ना, CH4 का हम निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे अणुभार निकाल लेते हैं, अणुभार ठीक। अणुभार का सूत्र क्या होता है, तो परमाणुकता गुणे परमाणु भार, अवागाद्रो वाले नियम में पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे ठीक है ना। तो परमाणुकता गुणे परमाणु भार, और परमाणुकता का मतलब क्या होता है परमाणुओं की संख्या ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये तो हो गया हमारा सूत्र, इसके आधार पे हम क्या निकालते हैं किसी तत्व या यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार कैसे निकलेगा पता हो गया। अब इसमें देखते हैं CH4, C प्लस H4, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा C प्लस H4 में टूटेगा। C का मतलब यहाँ पे क्या कार्बन है, जहां पे कुछ नहीं लिखा होता मैथ में भी किसी भी सब्जेक्ट में वहां पे क्या मान लिया जाता है 1। तो यहाँ पे परमाणुकता इसकी कितनी हो जाएगी 1। इसका परमाणु भार कितना होता है कार्बन का 12, 1 गुणे 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणुकता कितना है 4, क्योंकि परमाणुकता क्या दिखाता है परमाणुओं की संख्या। 4 गुणे हाइड्रोजन परमाणु भार कितना होता है 1, तो 12 एकन्नम 12, 4 एकन्नम 12 4 ठीक, ये 16 आ गया ना ठीक। तो मान लीजिए हमारा सब पूरा करने का मन है कि यार हम काश ऐसा कर लेते, तो ठीक कुछ नहीं करना है, इसके आगे लगा दो ग्राम।
हमारा ग्राम लगाने का शौक था, शौक पूरा हो गया, वही हमारा क्या कहलाएगा, ग्राम परमाणु भार। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक का जो भार होता है उसके आगे क्या लगा दिया जाए, ग्राम लगा दिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राम परमाणु भार। तो कोई दम है इसमें नहीं है, ठीक। तो हम परिभाषा क्या निर्धारित किए कि कोई भी तत्व या यौगिक हो, ये तो हो गया यौगिक के संदर्भ में। अब जैसे मान लीजिए केवल लिखा हो नाइट्रोजन, क्या लिखा हो, नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, परमाणु भार 14। तो इसका परमाणु भार ग्राम में कितना होगा, 14 ग्राम। इसका कितना होगा, 14 ग्राम। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक का या परमाणुओं का जो भार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम परमाणु भार। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, उसको ग्राम में व्यक्त कर देते हैं। बात समझ आई, कोई दिक्कत, इसको छाप लीजिए, इतना समझ में आया ना, पक्का, ठीक, छाप लीजिए। तो परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा क्या होगी, किसी तत्व या यौगिक के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करना क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु भार, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, कोई भी तत्व है या यौगिक है, क्योंकि कोई कोई तत्व के रूप में होगा, कोई कोई CH4 क्या है, तत्व है कि यौगिक, यौगिक। कोई तत्व हो या यौगिक हो, उसके परमाणुओं का जो क्या होता है, भार होता है, परमाणुओं का भार, ठीक। उसको किसमें व्यक्त करना, ग्राम में, ग्राम में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, ग्राम परमाणु भार। बात समझ आई, कोई दम है इसमें नहीं है। अगला हेडिंग डालिएगा, अणु। अणु, अणु, परिभाषा लिखे, अच्छा लिखो यार, जल्दी करो, लिखो, लिखिएगा। किसी तत्व, इसको बाद में बनाइएगा, अभी पहले परिभाषा लिखो। किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं का भार, किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं का भार ग्राम में व्यक्त करना। अच्छा, मरकहा दिखाई दे रहे हैं का, सिंग वाला, अच्छा, क्या लिखे, किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं का भार ग्राम में व्यक्त करना। ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा, अणु। अणु है ना। अब पूछा जाए, हाँ नहीं, ये तो परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार की परिभाषा लिखी है अभी तक। अब हेडिंग डालिएगा अणु। हाँ? अरे यार 2 मिनट का काम है, ये भी बहुत छोटा हेडिंग है। अणु, अणु, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए अणु क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अणु और परमाणु में अंतर ये तो पता होगा, पीछे शायद पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं।
नहीं पढ़े हैं? ठीक, इसका भी वीडियो डाल दिए, जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो अणु क्या होता है और परमाणु क्या होता है? ठीक, अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बात समझाई? रह सकता है। ठीक, तो इसको जाके वीडियो में चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना?